नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आवाज देश की में आज हम बात करेंगे आधुनिक होते शहरों में बढ़ती यातायात समस्या की। आज शहर हो या छोटा शहर हो, हर तरफ ट्रैफिक जाम में जनजीवन चल रहा है। दरअसल ये समस्या शहर की बढ़ती आबादी, एकल परिवार और शहर के अनियोजित विस्तार के कारण हो रहा है। आज कार एक आवश्यकता बन गई है, न कि धन की निशानी रह गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट ने क्या कहा है कि रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या में करीब 400% बढ़ोतरी हुई है। 2001 में लगभग 5.5 करोड़ रजिस्टर्ड गाड़ियां थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार देश में 21 करोड़ से ज्यादा तो अब टू व्हीलर्स हैं। देश में 7 करोड़ से ज्यादा 4 व्हीलर्स वाहन रजिस्टर्ड हैं। कुल वाहनों में से लगभग 5.45 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं, 54,252 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स और उससे बड़े वाहन हैं। ट्रैफिक कंजेशन की बात करें तो इस मामले में मुंबई विश्व में पहले नंबर पर था। ट्रैफिक कंजेशन में राजधानी दिल्ली चौथे पायदान पर था, लेकिन बेंगलुरु यातायात में 415 शहरों को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है। 2010 में चीन में वैश्विक अगर परिस्थिति की बात करें तो चीन में 11 दिन का सबसे लंबा जाम लगा था। बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेसवे पर लगा यह जाम 60 मील लंबा था। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे अपने 4 विशेषज्ञ मेहमानों से, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। डॉक्टर एस वेलमुरुगन जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्य वैज्ञानिक, यातायात इंजीनियरिंग और सुरक्षा प्रभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ताली बजा सकते हैं। प्रतिमा निर्मला दवे जी हैं, पूर्व एसीपी हैं, ट्रैफिक पुलिस दिल्ली की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग कुलश्रेष्ठ हैं, अध्यक्ष हैं ट्रैक्स, जो कि एक एनजीओ है, ट्रैफिकों को लेकर काम करती है। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सेवाराम, प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, परिवहन योजना, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है हमारे साथ मौजूद जनता जनार्दन का भी। हमारी परंपरा है कि हम लोग विशेषज्ञ मेहमानों से शुरू करते हैं। ताली बजा सकते हैं, तेज बजा सकते हैं। हम लोग आमतौर पर विशेषज्ञ मेहमानों से शुरू करते हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक का मामला ऐसा है, और दिल्ली जैसे शहर में तो हमने देखा है, बड़े शहरों में, कि रोजाना हमें 2-4 होना पड़ता है इस समस्या से। तो मैं चाहता हूं कि कुछ जनता के भीतर से आवाज आए और जानने की कोशिश करते हैं जनता से ही कि कारण क्या है इस ट्रैफिक जैम का, और क्या कुछ किया जा सकता है इस ट्रैफिक जाम से बचने के लिए। जल्दी जल्दी 2-4 लोग बोलें। कॉलेज जाते हुए हम लोग अनिर्मित फ्लाईओवर के कारण काफ़ी सारे ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। ये फ्लाईओवर्स निर्मित समय के अनुसार नहीं बन पाए, जिस कारण अभी भी बन रहे हैं और इनकी डेडलाइन बढ़ती जा रही है। यानी रिकॉर्ड टाइम में अगर हमारे सड़कों का निर्माण हो जाए या रिकॉर्ड टाइम में हमारे फ्लाईओवर्स बन जाए तो ट्रैफिक की समस्या से बचा जा सकता है। और दूसरा कोई और? सड़क पे जो गाड़ियाँ खड़ी होती है, पार्किंग लॉट से डेजिग्नेटेड स्पेस के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी होती है मार्केट के सामने, या वो रोड पे जगह ब्लॉक करती है बाकी गाड़ियों के मूवमेंट के लिए। चलिए, कुछ और जो हैं जनता जनार्दन के बीच से आवाज़ें सामने आएंगी। हम एक बार अपने विशेषज्ञ मेहमानों से शुरू करते हैं, और मैं बता देता हूं कि ये संस्कृत निष्ठ भाषा का कोई प्रोग्राम नहीं है। आप जिस भाषा में चाहें उस लैंग्वेज में, उस भाषा में अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। डॉक्टर एस वेलमुरुगन जी, यहाँ पर 2 आवाज़ें तो आई जनता जनार्दन के बीच में। समस्या तो इतनी गहरी है, मुझे तो लगा था कि आपाधापी मच जाएगी, मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत धीमी आवाज़ में 2 बात आई। लेकिन शायद प्रोग्राम जो है धीरे धीरे जो है गर्म होगा, तो इनकी आवाज़ में भी थोड़ा सा दम आ जाएगा। ट्रैफिक न केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, मद्रास, मतलब चेन्नई, कोलकाता, ये तमाम शहर ऐसे हैं। अब तो छोटे शहर भी जो कभी माने जाते थे, अब वहाँ पर भी ट्रैफिक की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। कितनी बड़ी समस्या। इसके लिए मैं ऐसा, आपने पहले एक स्टेटमेंट बताया था, उसमें 21 करोड़ अभी गाड़ियाँ टू व्हीलर है एंड 7 करोड़ कार्स है।
तो ये वाला अब 2005 का अनुसार इतना बढ़ गया जी। बट ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बढ़ना ही है, बिकॉज इंडिया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो नहीं है। बिकॉज इंडिया में अब ट्रैफिक का अब व्हीकल आप जनरली एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए नेशन आप देखना है तो वन ऑफ द पैरामीटर हम देखता है व्हीकल्स पर 100,000 पर 1000 पॉपुलेशन। उसी के मुताबिक हम लोग अभी पहुंचा है करीबन 80 गाड़ियां पर 1000, वहां तक ही पहुंचा है हम। जी। पहले हम 22 थे जी। तो इसमें टू व्हीलर का ही सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपको 21 करोड़ का गाड़ियां आ रही है। जी। तो ये हम ऐसा इंडिया डेवलप्ड वर्ल्ड सोचना है तो इसमें गाड़ियां का सेल्स तो बढ़ेगा ही, उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं कर सकता है। बट विद इन द अवेलेबल रोड हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बोलता है रोड स्पेस अवेलेबल इन द सिटी, उसमें हमको देखभाल करनी है। इसलिए आपको मुंबई बेंगलुरु जैसा शहर है, आपने बोला था 415 थे, अभी फर्स्ट नंबर में आ गया वहाँ पर, बिकॉज वहाँ पे टू व्हीलर का ट्रैफिक भी ज़्यादा है एंड उनका रोड स्पेस अवेलेबल कम है, उसी में उनको मैनेज करने का मुश्किल पड़ रही है। इसलिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पैटर्नेज का धीरे धीरे बढ़ाना है। दिल्ली में भी थोड़ा बहुत बढ़ गया, इसलिए आपको मेट्रो का नेटवर्क आप देखेगा तो करीबन 392 किलोमीटर्स हो गया। उसका वजह से 17 से 20% लोग मेट्रो में ही जा रहा है जी। आउट ऑफ 100 लोग, 100% जब मानेगा तो इसका मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा ट्रैफिक भी। उसके साथ साथ जितना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देते जा रहा है उसमें आप अच्छा से लोग अभी मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई आदमी अभी गुड़गांव से जाना है टू फरीदाबाद, पहले तो वो लोग हमेशा अपना गाड़ी अफोर्डेबल वाला वही उसी में जाने के लिए सोचता था। अभी उनके पास मेट्रो का ऑप्शन है, इसलिए मेट्रो में जाने में कम से कम 2 घंटे का उनका बच जाएगा। जी जी। इसलिए लोग ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस वाला एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप्स में भी लोग जितना आप अच्छा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे उतना से लोग यूज करेगा ही करेगा। प्रतिमा निर्मला जी, यहाँ पर ये बात आई है कि भाई ट्रैफिक को आप कैसे रोकेंगे, लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, 2 व्हीलर भी 4 व्हीलर भी, थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन मैंने देखा कि ट्रैफिक बढ़ने या वाहनों की संख्या बढ़ना तो एक वजह है ही ट्रैफिक जैम की, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमें ट्रैफिक सेंस नहीं है या ड्राइविंग सेंस नहीं है, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम ज़्यादा लगता है। क्या ये बात सही है? क्योंकि आपने बहुत नज़दीक से देखा है इस विषय को। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ट्रैफिक सेंस नहीं है। इवन पढ़े लिखे लोग भी कई बार मतलब जो हमारे रूल्स होते हैं जानते हुए भी फॉलो नहीं करना चाहते कि मैं अब हमारा वो कल्चर होना चाहिए कि नहीं पहले आप गाड़ी भी देखें, किसको ज़्यादा ज़रूरत है वो जाएं, लेकिन नहीं पहले मैं निकल जाऊं, कोई और बेशक रह जाए। आपने देखा होगा येलो लाइट होती है, येलो लाइट का मतलब है आप रुक जाओ, जो बीच में ट्रैफिक हो गया वो निकल जाएगा इस दौरान। लेकिन लोग इतनी स्पीड बढ़ा देते हैं कि वो जब तक रेड हो जाती है वो बीच में आ जाते हैं, और फिर अगर वो ट्रैफिक वाला उसको रोकता है कि नहीं भाई तुम रेड में आए, नहीं जी येलो हुई थी, वो मानने को भी तैयार नहीं है। ट्रैफिक सेंस नहीं है। और उसके बाद कई और वजह भी हैं कि हम लोग एक टाइम का मैनेजमेंट नहीं करके चलते। अगर मेरे ऑफिस घर से मेरे ऑफिस तक आधा घंटा लगता है, मेरे पास गाड़ी है, मैं आधा घंटा ही लेके चलती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि उस आधे घंटे में कहीं ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ। और फिर क्या होता है कि हम रेस लगाते हैं और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें हर आदमी गलत नज़र आता है क्योंकि मैं लेट हूँ। ये मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस है। मुझे रोड पे कोई सही नहीं लगता, ये ऐसे क्यों ले गया, ये जल्दी क्यों नहीं चला रहा, ये इसने रोक क्यों दी, अरे ये तो निकाल ही लेता लाइट में। तो ट्रैफिक जाम का एक ये भी है। दूसरा ट्रैफिक का आजकल सबको ये लर्निंग ड्राइविंग के लिए ये ऑफिसेज खुल गए हैं, बस स्टीयरिंग संभालना आ गया, हमें गाड़ी आ गई, चाहे उसको बैक करनी नहीं आती, वो लेके चल जाता है, रोड पे चला जाता है, उसको नहीं आती गाड़ी इतना, बस गाड़ी चलानी आती है। इसलिए नितिन गडकरी जी ने कहा भी था कि सबसे आसान यहाँ पर लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना। दूसरे देशों में ये आपको आपकी ट्रैफिक जो है समझी और आपकी जो ड्राइविंग स्किल है उसके आधार पर मिलता है। यहाँ पर लेकिन अब यहाँ पर थोड़े से नियम कड़े कर दिए गए हैं, कानून जो है बहुत सख्त कर दिए गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के। उससे थोड़ा सा असर पड़ा है या पड़ेगा? असर तो थोड़ा सा पड़ा है, लेकिन
इसके बारे में इसके लिए हमारे जो पेरेंट्स हैं, घर में बड़े हैं, सबसे पहले उनको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। जी जी। और स्कूल अनुराग में जी- भी ये मैंडेटरी होना चाहिए कि ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट 5 मिनट बच्चों को आप बताएं, क्योंकि आजकल सभी स्कूल में भी बच्चे स्कूटी पे आ रहे हैं, सब वो जी। तो हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं स्कूल में, बच्चों को बताते रहते हैं, इवन ओथ भी दिलवाते हैं कि तुम हेलमेट पहनोगे, तुम ये करोगे। आपने देखा है यंग बच्चे ये सब जानते होंगे, एक एक बाइक पे चार लेकिन चार क्या होता है ना, without यंग बच्चे helmet। जब देखते हैं ना एक पुलिस वाला बिना हेलमेट हाँ, के जब जा रहा है, हाँ। तो फिर वो उसका सारा जो है वो खत्म हो जाता है हेलमेट वो पहनने मैं का। आपको बात बताऊंगी, ये मैं सोच चैरिटी के भी आई बिगिंस एट थी, होम। ये मैं सोच के भी आई थी। कई बार पुलिस वाला इतनी जल्दी में होता है कि उसको एकदम ऐसे कॉल मिलते हैं, वो भूल जाता है कि क्या वो जैसे जिस भी हालत में होता है ना वो दौड़ लेता है। लेकिन अगर मैं ऐसे इसी हालत हाँ। में दौड़ जाऊंगा तो मेरा तो चालान कट जाएगा। अनुराग जी, Depend- यहाँ पर ये बात चल रही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ट्रैफिक सेंस, ड्राइविंग सेंस नहीं है, और हमें कहीं ना कहीं पढ़ाया भी जाना चाहिए कि भैया आपको सड़क पर गाड़ी सिर्फ स्टीयरिंग संभालने के लिए नहीं है, बल्कि आपको संभल कर और ढंग से गाड़ी चलाने के लिए दी गई है। आप बहुत नज़दीक से, आपकी एनजीओ इस विषय पर काम करती है। क्या हमारी रोड की डिज़ाइनिंग, हमारे फ्लाईओवर्स, ज़्यादातर फ्लाईओवर्स हमने देखे हैं वो बोटल नेक हो जाते हैं। हमारी रोड्स जो हैं बहुत चौड़ी हैं, लेकिन जब हम लोग फ्लाईओवर के पास जाते हैं तो उसका जो है जो मुहाना होता है बहुत नैरो हो जाता है। तो ये हमारी रोड जो डिज़ाइंस हैं वो भी एक प्रॉब्लम है क्या? जहाँ पर हम रोड सेंस की बात करते हैं, ट्रैफिक सेंस की बात करते हैं, वी फ्रैंकली आई एम सेइंग वी आर द पार्ट ऑफ द इनडिसिप्लिन्ड सोसाइटी। एंड हाउ वी आर द पार्ट ऑफ द इनडिसिप्लिन्ड सोसाइटी, मैं उसका एग्जांपल देना चाहता हूँ बच्चों के सामने कि ट्रैफिक सेंस हमारे एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर एक छोटा सा पॉइंट पड़ा हुआ है, रोड सेफ्टी की स्टार्ट जहाँ से हुआ था, सुंदर कमेटी रिपोर्ट। वहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया हुआ देर कि पॉलिटिशियंस को पहले पॉलिटिकल विल समझाने की ज़रूरत है, उनको बढ़ानी पड़ेगी। मींस उनमें पॉलिटिकल विल नहीं है। नंबर 2 में जो आपने डिज़ाइंस की बात की थी, तो हमें इंजीनियर्स के ऊपर जाना पड़ेगा कि इंजीनियर्स 10 करोड़ 50 करोड़ के प्रोजेक्ट से छोड़ के जो हमारी जो लोकल सड़क हैं उनकी डिज़ाइनिंग पर छोटा छोटा काम करें। हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर ऑर्नामेंटल डेकोरेशन के नाम पर खर्च किए जाते हैं हमारे शहर में, हर शहर में। उस ऑर्नामेंटल डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें चैनलाइज्ड रोड दो, डिसिप्लिन के ऊपर हमारे पास काम हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे गुड़गांव में काफ़ी चौड़ी चौड़ी रोड ब्रॉड कर दी, वहाँ पर 3-3 लेन की सड़कों को 8-8 लेन की सड़क बना दिया सिटी के अंदर। अब लोग बाग जिस लेन में चलना चाहें उस लेन में चलते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है। अब वो फिर जो कॉम्बिनेशन या कॉम्बिंग होता है कि 10 लेन में लोग बाग चल रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला एक्सट्रीम राइट में, एक्सट्रीम राइट वाला तो जो कॉम्बिंग होती है ना, वो एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन एंड इवन समटाइम्स द पार्ट ऑफ द क्राइम ऑल्सो। सेंस की मैं जहाँ पर वापस आ रहा हूँ, सेंस पर जहाँ पर बात कर रहा हूँ, छोटा सा फैमिली ट्री के बारे में बात करता हूँ। घर में जो नॉर्मल एक फैमिली ट्री होता है, ग्रैंडफादर, देन फादर, देन मदर एंड बच्चा एंड थोड़ा से पीयर प्रेशर में फ्रेंड्स वगैरह। फादर का काम, ग्रैंडफादर का काम होता है प्रिंसिपल्स प्रोड्यूस करना फैमिली में, फादर का काम होता है उनको फॉलो करवाना। तीसरा काम रह जाता है कि जो चाचा मामा होते हैं वो थोड़ा सा बच्चों को हल्का सा पुश करते हैं, उनकी जो मेंटलिटी है उसके लेवल पर आकर उनको पुश करते हैं, मीन्स वो प्रोवोकेशन में थोड़े से रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड सर्कल आता है कि जो पीयर प्रेशर होता है कि चल चल विदाउट हेलमेट चल, विदाउट सीट बेल्ट, कौन देख रहा है। तो नंबर 1 पॉलिटिकल प्रेशर, जहाँ पर मैं ग्रैंडफादर वाली लेवल पर आया, उन्होंने रूल्स बनाए, लेकिन उनके लिए सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर, रोड सेफ्टी की जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, वहाँ पर क्या लिखा है कि पहले इनको समझ में आना चाहिए, मतलब ग्रैंडफादर खराब है हमारा। उसके बाद फादर के लेवल पर आए, फादर इज द इन्फोर्सर इन द सोसाइटी, मीन्स पुलिस पर्सन्स। जैसा आपने बोला कि पुलिस वाले, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, ऑलमोस्ट 95% पुलिस वाला दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जहाँ पर मन आता है वहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, जहाँ से मन आता है यू टर्न मारते हैं, जहाँ से मन आता है वहाँ से क्रॉस कर देते हैं, एवरीवेयर। नंबर 3 पर आता है कि मैं खुद जो कि विक्टिम है या फिर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जब मेरे को ग्रैंडफादर ने, पॉलिसी मेकर्स ने नहीं सिखाया कैसे चलना है, जब मेरे को मेरे फादर ने इन्फोर्स नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि दे आर ऑल्सो रॉन्ग। पुलिस पर्सन, दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन बाय 90 to 95%।
what will be the impact on me than my peer pressure? कि मेरे साथ जो प्रोवोकर्स हैं, किसी भी चैनल पर आप अगर देखेंगे ऑटो सेक्टर्स के ऐड, मोस्टली आपको रैश ड्राइविंग, स्टंटिंग और ये वाले सिनेरियो दिखाई देंगे। ये बड़ी बात नंबर की 2, आपने। ये जो है इस पर बहुत बड़ा जो है आपत्ति होनी चाहिए। हाँ, नंबर 2, वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो साथ में प्रोवोकेशन मूवीज़ हैं, मूवीज़ में क्या एक मूवी में कोई ट्रैफिक वॉयलेशन क्लियर दिखाया गया है? हर मूवी में ट्रैफिक वॉयलेशन को एज ए ग्लैमर, एज ए एडवेंचर प्रमोट किया जाता है। जब वहाँ पर वो एडवेंचर हमारे सामने प्रमोट हो रहा है एवरी टाइम, हमारे यहाँ रूल जो फॉलोअर्स होते हैं ना, या तो नेता के होते हैं फॉलोअर्स या अभिनेता के होते हैं, और ये दो क्लास जो है ना, जब वो प्रोवोकेशन को प्रमोट कर रहे हैं डायरेक्टली एवरी मिनट इन फ्रंट ऑफ माई यूथ, आर यूथ, इट इज़ शोइंग, इट इज़ बीइंग शोन, वो वही लोग इनडायरेक्टली सीख रहे हैं। जब वो सीख रहे हैं तो बिहेव कैसे करेंगे, और फिर दोस्तों का प्रेशर, पीयर प्रेशर, मस्ती, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू एडवेंचर, इट इज़ रिलेटेड टू ग्लैमर। जब वो एज ए एडवेंचर एंड ग्लैमर मुझे सिखाया जा रहा तो मैं उसको मज़ा लूँगा ना, क्योंकि मेरे इन्फोर्सर मुझे पकड़ नहीं पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, मेरे ग्रैंडफादर मतलब पॉलिसी मेकर्स, उनको खुद सीखने की ज़रूरत है। तो व्हाट विल बी द सिनेरियो इन अवर डॉक्टर सेवाराम जी, क्या हम लोग फोर्सफुली चीज़ों को मानने के आदी हो गए हैं? हमारे जो है सेंस है, हमारे जो जज्बात हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग ताक पर रख देते हैं, और जैसा कहा कि कुछ लोगों के ग्लैमर में आ जाते हैं, कुछ लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, और लगता है कि जो बड़े लोग अगर रूल्स नहीं फॉलो करें तो हम क्यों करें। लेकिन भैया, जान तो हमारी जाती है ना, निजी तौर पर हमारा नुकसान होने वाला होता है, घर वाले हमारे परेशान होंगे, हमारी चोट लग जाएगी, हमारी मौत हो जाएगी, तो घर वालों को दुख होगा। ये बात तो हमें खुद समझनी होगी, हम किसी और दूसरे को तो दोष नहीं दे सकते। देखिए, मैं जहाँ इसकी बात है, इसमें ये समझना पड़ेगा कि एक तो ह्यूमन बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर है कि हमने ड्राइविंग वगैरह कैसे सीखी है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी डिज़ाइन है, प्लानिंग है, वो हमारे बिहेवियर को कैसे चेंज करती है। आप मेरे सामने पानी का बोतल रख देंगे, शायद मैं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा। मेरे सामने कोई बोतल लेके खड़ा हो जाएगा तो वो मुझे प्रॉम्प्ट करेगा कि पीने के लिए। तो ज़्यादातर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को ही दोषी देते रहते हैं, लेकिन हमारा ये भी मानना है किसी हद तक रोड का डिज़ाइन भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर जहाँ पे 3 और 3 लेन मिल करके मर्ज हो रही हैं और आपने उसको 3 लेन बना दिया, तो ये ऑब्वियस है कि लेन चेंज होगा। तो वहाँ क्योंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट जो रोड डिज़ाइन करता है उसको मालूम नहीं है, और हमने एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया जिसके अंदर के ये बिहेवियर चेंज होने के चांसेज है, और फिर ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार हम ड्राइवर को रिस्पॉन्सिबल मान देते हैं। मैं और भी एग्जांपल देता हूँ। ऑडियंस में से अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इनमें से सबके पास लाइसेंस है, आप में से कोई बताएगा कि जो रिवर्स ट्रायंगल का साइन है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। मतलब मैं एक ऑडियंस, डायरेक्ट ऑडियंस से बता, जबकि सबके पास लाइसेंस है, तो इससे समझ में आता है कि एक दूसरा पॉइंट यह है कि जब हम ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं तो क्या उसकी एक हमने उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी है, हमने लाइसेंस दे दिया है, क्या हमने उसको वीडियो के थ्रू उसको दिखाया कि ये एक सेफ ड्राइविंग के मैकेनिज़म्स हैं, वो हम नहीं करते हैं। तीसरी बात जो आपने बताई कि साहब ये तो एक तो ड्राइविंग है, हमने गडकरी साहब ने एक बार एक मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को बोला कि भाई आप लोग भी जिम्मेदार हैं शहर बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, आप लोग क्या पढ़ाते हैं। तो फिर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने डिसीजन लिया कि हम एक कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, इलेक्टिव कोर्स, जो कि रोड सेफ्टी सिविक सेंस के ऊपर होगा। तो वो कोर्स इंट्रोड्यूस किया, बीच एक राइट अप्रोच थी। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, डॉक्टर वेलुमुरुगन इसमें काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हैं रोड सेफ्टी के लिए। रोड सेफ्टी के लिए इंडिया में काफ़ी टाइम से बात होती, लेकिन कोई ऑडिटर नाम की चीज़ नहीं थी। ऑडिटर था तो मैकेनिज्म नहीं था, ऑडिटर के लिए क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन आज आप जानकर के ये होंगे कि करीब 17 इंस्टीट्यूट हैं जो रोड सेफ्टी ऑडिटर के लिए फटाफट काम कर रही हैं। तो आने वाले टाइम पर, ये 5 साल पहले की कंडीशन कुछ और है, आने वाले टाइम पर 5 साल के बाद आपके एक एजुकेटेड रोड सेफ्टी ऑडिटर होगा, एक एजुकेटेड प्लानर होगा, एक एजुकेटेड आर्किटेक्ट जिसने कि रोड डिज़ाइन होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब मैं T3 से टर्मिनल पे मैं चेंज करके आता हूं, आर्किटेक्ट ने उसको डिज़ाइन किया है, और जैसे मैं आता हूं तो एक जो यू टर्न व्हीकल आता है वहाँ पे मेरे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेज, एक्सीडेंट के चांसेज होते हैं। मतलब एक आर्किटेक्ट को ये तो सेंस थी कि किस तरह से ओपन स्पेस डिज़ाइन किया जाए,
लेकिन उसको ये ट्रैफिक की सेंस ने नहीं समझा कि किस तरह से वो दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है। तो जब ये एक पढ़े लिखे एक सोसाइटी में ये जाएगा तो ये नेचुरल है कि वो बिहेवियर में चेंज जरूर होगा, ये मानना। दूसरा, एक सिटी बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली 1960 में जो मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूँ, तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर का दायरा था दिल्ली का, तो ये वॉकेबल सिटी था। आज जब सिटी इतना बढ़ गया कि हम एक तरफ गुड़गांव में चलेंगे, एक तरफ नोएडा में चलेंगे, तो सिटी की जो हमारी ट्रिप लेंथ तकरीबन 30 किलोमीटर के करीबन चला गया। और 80 से 90 का जो हमारा जो पीरियड था, अगर आप किसी से भी पूछेंगे, वो पीरियड था कि पूरा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करता था। तो जिस रेट से हम पॉपुलेशन बढ़ना आर्थिक विकास का एक उदाहरण माना जाता है, लेकिन पॉपुलेशन के अनुसार वाहनों का बढ़ना वो एक अच्छा उदाहरण नहीं है। उदाहरण उसके लिए हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसी तरह से बढ़ना चाहिए था। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यह है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको 20 रुपया लगता है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपको 20 रुपया और देना पड़ेगा, जो कि हम बोलते हैं फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। उसके ऊपर भी हमने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और आज ये है रिलायबिलिटी, एक दूसरा इशू है कि शायद आज हम अगर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे मेट्रो से जाना है, तो मेट्रो से मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे चीप है, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं श्योर हूँ कि मैं 1 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। रिलायबिलिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करता है। अगर हम क्लीन, सेफ, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी इनको ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिज़ाइन करें, तो शायद ये हम जो दुर्घटना देखते हैं, हम जो कंजेशन देखते हैं, हम जो जाम देखते हैं, वो शायद नहीं होगा। जी जी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई आपने सेवाराम जी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए इस बात का कि हम एक एनरिच्ड सोसाइटी है, ना कि वेल्दी सोसाइटी है। रादर देन कि हमारे पास में अमेरिका की नकल करने के लिए कि वहाँ पे हर आदमी के पास में गाड़ी है, तो हमारे पास में भी हर आदमी के पास गाड़ी हो। नॉट दैट कि वो एक पोल्यूशन क्रिएट करती है, कंजेशन क्रिएट करती है, वो टेंशन भी क्रिएट करती है। जब हम ट्रैफिक में लड़ झगड़ के घर वापस आते हैं तो हम घर पे लड़ते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ एक्चुअली ए शॉफर ड्रिवन व्हीकल। तो उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं मिल सकता अगर वो ठीक तरीके से प्लान किया जाए। हम प्लान इसलिए नहीं करते क्योंकि अमेरिका में प्लान नहीं होता। हिंदुस्तान में प्लान करें अगर, तो हमने मेट्रो बनाई, एंड एज यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू सेड दैट कि हमारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो मेट्रो से महंगा है। वो अवेलेबल नहीं है वो तो एक बात है, लेकिन महंगा भी है। 40 रुपये लगते हैं मुझे मेट्रो तक पहुंचने के लिए, 30 रुपये मैं मेट्रो में देता हूं और फिर 40 रुपये लगते हैं देने के लिए। तो 100 रुपये से कम में मैं कार में आ जाता हूँ। तो इट इज़ एक्चुअली मच चीपर टू ट्रैवल ऑन ए 2-व्हीलर इन दिल्ली। दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग विद मेट्रो। इट इज़ नॉट दैट कि अगर हम मेट्रो में ट्रैवल करने लग जाएंगे तो हमारे पास में सफिशिएंट कैपेसिटी है। हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी मेट्रो में अभी नहीं है, तो अगर हम सारे चलने लग जाएंगे फिर तो होगा नहीं। ताली बजनी चाहिए। हमारे पास 4 पैनलिस्ट तो यहाँ पर सामने हैं, एक पैनलिस्ट हमारे साथ जनता के बीच भी मौजूद है। इसी पॉइंट पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो क्या न्यू ट्रांसपोर्ट मोड जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या पिछले कुछ बरसों में ट्रांसपोर्टेशन के, यातायात परिवहन के नए साधन जो हैं सामने आए हैं, उससे हमें सीधे तौर पर लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ट्रैफिक जाम की जो स्थिति बनी रहती है उससे पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है, पॉल्यूशन बढ़ता है और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां भी हमारे शरीर में घर कर लेती हैं। उस पर भी बात करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से, और सबसे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि जनता जनार्दन के बीच में से कुछ सवाल आए जिससे ये प्रोग्राम ख़ास बन पाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ताली के साथ बजा कर सकते हैं स्वागत। और आवाज़ देश की में हम आज बात करें आधुनिक शहरों में बढ़ते यातायात के दबाव की। लेकिन क्या आप जानते हैं, अधिकांश भारतीय नागरिकों के लिए सड़क मार्ग परिवहन का प्राथमिक साधन है। भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाली एक प्रणाली है। भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा और चौथा सबसे व्यस्ततम नेटवर्क है। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, दूसरा व्यस्ततम नेटवर्क है। तो बता दिया, भारत के 15 शहरों में
मेट्रो ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। भारत में 859 किलोमीटर परिचालन वाली मेट्रो लाइंस और 16 सिस्टम हैं। चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया के बाद भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में चौथा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है। भारत के बड़े शहरों में कैब सेवा परिवहन का एक बड़ा साधन बन गई है। शहरों में जाम की स्थिति को देखते हुए टू व्हीलर टैक्सी सेवा भी इंट्रोड्यूस की गई है। टू व्हीलर टैक्सी सेवा थोड़े ही समय में काफी लोकप्रिय भी हो गई है। दिल्ली में प्राइवेट टू व्हीलर टैक्सी सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और गोवा में वर्षों से टू व्हीलर टैक्सी सफलतापूर्वक काम कर रही है और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गई है। जैसा कि मैंने कहा था, ब्रेक पर जाने से पहले विशेषज्ञ मेहमानों से जनता जनार्दन पूछेगी सवाल। जल्दी से कुछ पॉइंट्स हमने सामने रख दिए हैं ब्रेक के बाद। क्या सवाल एक एक करके सभी विशेषज्ञ मेहमानों से पूछे? मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। मेरा आपसे सवाल है सर। जो हमने बात करी कि इतनी गाड़ियाँ बढ़ गई हैं और इतनी और बढ़ेंगी, कारों की संख्या भी देख लें, चाहे टू व्हीलर की संख्या भी देख लें, पर ये भी देखने में आया है कि एक एक घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं। तो इसका क्या समाधान है? ये कैसे डील किया जाए? क्योंकि अगर हम जो बात करें कि 1 कार पर हेक्टेयर व्हाटएवर द नंबर इज, जितना भी नंबर है उसको हम कुछ भी तय कर लें, पॉलिसी में कितना भी आ जाए, वो कैसे ये दायरा तय किया जाए कि वो उतना ही रहेगा और उस प्रति व्यक्ति पर ही रहेगा? ये वाला चीज़ तो थोड़ा बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आवर डिस्पैरिटी इन द इनकम इज़ क्वाइट लार्ज। इसलिए आपको पास व्हीकल ओनरशिप इन सम, जैसा आप देखेगा तो सम ऑफ द हाउस होल्ड्स करके माना जाता है, उसमें आपको ज़्यादा मे बी 2 और 3 गाड़ी भी पर घर में हो जाती है। तो ये चीज़ तो हमारा डिस्पैरिटी की वजह से रहेगा ही रहेगा। उनका पास गाड़ी बढ़ाने का हम नहीं करना, उनको अच्छा से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया जाता है। तो जैसा अच्छा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देगा तो देयर इज़ एवरी चांस वो लोग अपना गाड़ी को कम यूज़ करेंगे। बिकॉज इंडिया इज बेसिकली ए कंट्री विद टोटली डेमोक्रेटिक सेटअप। इसमें आप गाड़ी का जो जैसा सिंगापुर में है वैसा सीलिंग रखना हैज़ नॉट रीच दैट काइंड ऑफ लेवल, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल है जी। और कोई मेरा सवाल इसी में ही है, कंटिन्यूएशन में, वो ये है कि मान लिया कि हमें जो है ये अभी इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि इसको टैकल कर सकें हम, पर जब जिसका इकोनॉमिक स्टेटस अभी नहीं है गाड़ी खरीदने का, वो बाद में आ जाएगा उस स्टेटस पे, कभी किसी समय आ जाएगा, तब वो खरीदेगा। तो हम इसको कैसे कटल डाउन करेंगे? एक तो है कि चलो ठीक है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हम प्लानिंग में इंटीग्रेट करें, वो एक सॉल्यूशन है, पोटेंशियल सॉल्यूशन है, बट किस लेवल तक और किस कॉरिडोर में, ये कैसे डिसाइड किया? और इसके लिए जो इंटरकनेक्टिविटी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग की, ये मेरा पूरा आपके पैनल से पूरा सबसे क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे सकता है। कुछ बोलना चाहूँगा इसमें। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो डॉक्टर विलमुर ने बोला कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति इस टाइप की है कि वो परिवार 3 वाहन खरीद रहा है। इसमें 2 टाइप के हैं। एक, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है और मोबिलिटी होना चाहिए, और मोबिलिटी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का भी एक वो माना जाता है, साधन माना जाता है। और फैमिली है, हस्बैंड कहीं और काम करता है, वाइफ कहीं और काम करते हैं, बच्चे कहीं और काम करते हैं, एक तो वो रीज़न है। दूसरा इनका जो सवाल है, अच्छा सवाल है कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इसको कंट्रोल करने का एक तो ये हो सकता है कि आप जब भी कोई ऑल्टरनेट सेकंड थर्ड व्हीकल खरीदेंगे, वो एक क्लीन एनर्जी का व्हीकल होगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा आपको? आपके व्हीकल में बढ़ेंगे, आपका ठीक है जीडीपी बढ़ेगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ेगा, लेकिन कम से कम आपका पोल्यूशन कम होगा। हाँ, इससे क्या होगा कि कंजेशन कम नहीं होता है, कंजेशन कम नहीं होता है, आपका पोल्यूशन ज़रूर कम होगा। अभी दोनों ही चीज़ हो रही हैं, कंजेशन भी हो रहा है और पोल्यूशन भी हो रहा है, तो किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। ये पॉइंट हो गया। तो तीसरा ये है कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी इस पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है कि क्या हम एक कैपिंग कर सकते हैं एक परिवार उसके व्हीकल के ऊपर। ये शायद अभी एक रिसर्च का विषय है, लेकिन शायद एक क्लीन एनर्जी ऑप्शन एक दूसरा एक साधन वो हो सकता है, उपाय हो सकता है। लेकिन ये अगर कैपिंग कर देंगे तो कैपिंग फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ एक ये बात सही तकरार वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। तो सवाल वहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए कि मेरे को इस फैमिली के पास 4 या गाड़ियाँ हैं तो उससे प्रॉब्लम है, या इससे प्रॉब्लम है कि वो फैमिली जो है 4 गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है।
अगर वो चारों गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर 4 लोग उस फैमिली में हैं और 4 लोग अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जॉब कर रहे हैं, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? होगा वो चीज़। लेकिन हाँ, अगर चार में से एक इस्तेमाल कर रहा हूँ और 3 में खड़ी करके रख रहा हूँ, या फिर उसका एनक्रोचमेंट करके अपनी गली के सामने लगा के रख रहा हूँ, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो आई थिंक हमें जो एक मुर्गन सर ने जैसा कि बोला कि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मिडिल क्लास स्लोली अप हो रही है, तो ये चीज़ यहाँ पर ग्रोथ जो है ना वो व्हीकल्स में होगी ही होगी। हाँ, दूसरा चीज़ जो आता है कि आपने जो बात की कि हम लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं कि मेट्रो आ गई या फिर ई रिक्शाज आ गए या ई व्हीकल्स आ गए। मेट्रोज आने के साथ क्या हमने कभी इंतज़ाम किया कि वहाँ पर आप मेट्रो से उतरेंगे, नीचे से वहाँ से आपको एक व्हीकल चाहिए होगा जो कि आपको अपने लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक लेके जाए? क्या हमने उसका हॉल्ट एंड गो स्पेस का इंतज़ाम किया वहाँ पर? सिचुएशन आज ये है कि जितनी भी मेट्रो स्टेशन हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके नीचे वहाँ पर जाम लगा रहता है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या हमने उसके ऊपर फोकस किया? तो अनमैनेज्ड है यहाँ पर सब कुछ। सिंपल एक होता है, मेट्रो लानी है, मेट्रो ला के रख दो। बसेस बढ़ानी है, लो फ्लोर बसेस, चाहे वो हमारी 90% सड़कों पर वो प्रॉपरली टर्न न हो पा रही हों। जो लॉन्ग फ्लोर, जो लो फ्लोर लॉन्ग बसेस हैं, वो दिल्ली की 80% सड़कों पर प्रॉपरली टर्न नहीं ले पाती हैं। लेकिन हमें लो फ्लोर बसों का है कि ठीक है भाई, वो 25 लाख, वो 40 लाख की जगह 80 लाख की गाड़ी है तो 80 लाख खर्च करो, 40 लाख एक्स्ट्रा करो। लेकिन क्या जो एनक्रोचमेंट वाली बात कही, अगर दिल्ली में अगर 3 करोड़ व्हीकल या 2 करोड़ व्हीकल हैं, तो क्या हमारे पास 30-35 लाख व्हीकल्स के पार्किंग की व्यवस्था है? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल के जवाब में सवाल ही सामने आ रहा है। अगर नहीं है तो फिर आप व्हीकल क्यों खरीद रहे हैं? अगर आपके पास, मैम आपने तो बहुत नज़दीक से देखा, और हम लोग जब कार्यक्रम शुरू कर रहे थे उससे पहले हमारी बातचीत चल रही थी, आपने कहा कि एनक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है, आपके पास घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह तो नहीं है। हाँ, आपको रोड पर गली में अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, उस वजह से दूसरा जो ट्रैफिक है वो फंस जाता है। तो फिर आप इतनी गाड़ियां खरीद क्यों रहे हैं? 4 गाड़ियों की आपको आवश्यकता नहीं है तो खड़ी क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये दिक्कत तो सरकार की है ना कि उसकी जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है, आपकी तो नहीं है। आपकी दिक्कत है कि शहर में आप क्या बगैर ट्रैफिक जाम के अपनी गाड़ियों को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। इस सवाल का जवाब चाहिए। सर ऐसा है, जो उस सब के लिए ना खाली हम सरकार को ही या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपने देखा है आजकल जगह जगह मल्टी लेवल पार्किंग बनाई हैं, उनमें 800, 900, 1,000 गाड़ियां पार्किंग का स्पेस है। लेकिन आपने कभी, मैंने बिल्कुल नज़दीक से देखा है सर, उनमें पूरा दिन गाड़ियां कितनी खड़ी होती हैं? 200, 250। अरे मुझे तो 2 मिनट जाना है, और वो उसी दुकान के आगे गाड़ी लगाएगा। 2 मिनट के लिए मैं जाऊँ, पार्किंग में जाऊँ, वहाँ पर 20 रुपये पर घंटा मैं वो दूँ, फिर मैं निकालूंगा, इतना टाइम लगेगा। ये मैं कई पार्किंग की बात कर रही हूँ जो मैंने देखा है, उसमें कोई नहीं जाता, बहुत कम लोग जाते हैं, अवॉइड करते हैं। फिर दूसरा जो अभी इन्होंने, गुड़िया ने एक क्वेश्चन किया है कि मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर जैम लगे। कौन है? आप ये देखो ना, बड़ी बड़ी मार्केट में सब पढ़े लिखे लोग जाते हैं, वेल ऑफ जाते हैं, सबको पता है। लेकिन नहीं, जिसको भी रोको, अरे 1 मिनट है, अच्छा वो आ गए, वो आ गए। और गाड़ी में कौन होता है? लेडीज़ बैठ जाती हैं, बच्चे बैठ जाते हैं, कोई कुछ कर भी नहीं सकता उनको सब। और दूसरा जो अभी बोला है, हमारे ड्राइव चलते हैं बाकायदा, हर मार्केट के बाहर कंटिन्यू 1-1 वीक का ड्राइव चलता है, अलग अलग टाइमिंग पे चलता है। इसके साथ क्रेन के साथ प्रोसिक्यूशन भी होता है, गाड़ियाँ भी टो होती हैं। लेकिन एक क्रेन की कैपेसिटी कितनी है गाड़ी टो करने की? कितनी कैपेसिटी है उसकी? 10-12 एक गाड़ी टो करेगी, वो सर्कल में छोड़ के आएगी, वो फिर आएगी। फिर आजकल इतनी गाड़ियाँ हैं कई, वो क्रेन से टो भी नहीं हो पाती। काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं, वो जाम होगी तो होगी। तो बहुत सारी, हर चीज़ के पीछे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या वो नहीं, हम सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं। रोड पर ट्रैफिक जाम ना हो और मैं उसमें अपना इनपुट ना दूं, उसकी भी क्या हमें जो है तैयारी करनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जल्दी जल्दी 2-3 लोग। हमारी जन भागीदारी के बारे में मैम से मैं एक सवाल पूछूंगा कि सबसे मतलब रिस्पेक्टेबल लोग जो होते हैं वो हमारे जजेस और लॉयर्स होते हैं, और पटियाला हाउस के बाहर
खुलेआम सड़क के ऊपर सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, क्या उनका चालान नहीं हो सकता? इन्होंने पर्टिकुलर जगह देख रखी कि पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर, क्योंकि वहां पर सारे वकील हैं। जी समझ गए ना, या वकील है या नहीं, पुलिस है। बात यहाँ पर हमने जब जी। सबसे पहले शुरुआत की थी हाँ। कि जिनके हाथ में कानून बनाना, बिल्कुल बिल्कुल। कानून का पालन करवाना होता है, जब उनको देखते हैं ना कि वही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आम लोगों के जहन में भी आता है कि कानून का पालन करना बहुत ज़रूरी नहीं है। मैम, जो आप कह रहे थे कि मतलब इट इज़ ह्यूमन बिहेवियर कि दे विल गो फॉर अ चीपर ऑप्शन। अगर मुझे 2 मिनट के लिए किसी दुकान में जाना है तो मैं क्यों 20 रुपए के लिए मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करूँगी और उसके लिए 20 रुपए दूंगी। मतलब अगर मुझे 2 ही मिनट के लिए जाना है तो ये चीज़ आपने बोला कि हम वेल ऑफ हैं या जो भी है, पर आई डोंट थिंक कि इंडिया में सिर्फ वेल ऑफ फैमिलीज़ के पास ही कार्स हैं। मतलब एक लग्जरी आइटम की तरह बहुत लोगों के पास रहता है और लोग नहीं देना चाहेंगे 20 रुपए सिर्फ 2 मिनट के लिए। We're talking about transport, but I think adding more pedestrian networks will also help in reducing traffic. 20 रुपए तो नहीं दे सकते, लेकिन हम 500 रुपए का पेट्रोल खर्च करके वहां तक पहुंच सकते हैं। उसी जगह से 4 लोग आपकी ही गली से, आपके ही मोहल्ले से उसी एक इवेंट पर जाएंगे, लेकिन चारों अपनी अपनी अलग गाड़ी लेके अलग-अलग जाएंगे। गाड़ी एक गाड़ी में सवार होकर 4 लोग जा सकते हैं, यानी आप 3 गाड़ियों का ट्रैफिक कम कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हमारा जहन जागता नहीं है और हम लोग शो ऑफ करने के लिए कि मेरे पास भी गाड़ी है, इसलिए एक ही जगह पर 4 अलग अलग लोग 4 अलग अलग गाड़ी लेकर पहुंचते हैं। अब इनका सवाल का जवाब। नहीं, देखिए, मैं पार्किंग तो ये जो मैडम ने जो बोला कि वो पूरे की पूरी मल्टी लेवल पार्किंग जो था ना खाली पड़ी है, यहाँ कहीं ना कहीं पार्किंग पॉलिसी में कमी है। अगर मेरे पास जो ऑन स्ट्रीट पार्किंग है मैं उसको 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ लगाता हूँ और वो मेरी 20 रुपीज़ है, वो नहीं है। तो जहाँ डिफरेंशियल पार्किंग होगी वो डिस्करेज करेगी। तो ये पार्किंग पॉलिसी का एक अभिन्न अंग है। अगर आप उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो डिस्करेज करेगी और दूसरी तरफ एनकरेज करेगी। दूसरा है कि पार्किंग एरिया के आसपास ना, जो कि गवर्नमेंट ने किसी हद तक कई शहरों में होना शुरू किया, जिसको हम पार्किंग एरिया मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं, उसके आसपास में ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्किंग एक अपने आप में एक लैंड यूज़ की तरह बन गया कि जो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन करता है। तो कहीं ना कहीं अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, पार्किंग पॉलिसी के ऊपर, पार्किंग चार्जेस के ऊपर, अब अगर आप देखेंगे कहीं पर भी पार्क करोगे, डिफरेंस क्या है, वो बोलते हैं हमने ये डिफरेंस कर दिया। क्या किया? यहाँ आपको 30 रुपये लेंगे, वहाँ 20 रुपये, 10 रुपये का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सोसाइटी इस टाइप की है। और ये बात सही है कि कुछ जगह पर हमें हकीकत भी समझनी पड़ेगी। कुछ जगह पर जो पार्किंग एरिया है मल्टी लेवल, वो इस टाइप के एरिया के वो इनएक्सेसिबल है, मैं जा नहीं पाता हूँ वहाँ पे। तो आप हमेशा हम यूज़र को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो उसने गाड़ी को पार्क कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं सकता। और ये भी हमें देखना चाहिए कि जो पार्किंग एरिया है, कि इसी वजह से मैंने बोला कि पार्किंग या मैनेजमेंट प्लान में ये देखेगा कि ये कहाँ पर है, इसके चार्जेस क्या होने चाहिए, इससे एक्सेस और डिस्पर्सल कितना होगा, क्या ये एनकरेज करेगा नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो कई जगह पर आप देखेंगे पार्किंग जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है वो सक्सेसफुल है और कई जगह पर नहीं है, तो आप जाएंगे इस चीज़ को। मैंने एक बार शो ऑफ की बात तो की ही है, लेकिन क्या हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी थोड़ा सा लचर है, उसमें भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है? सर एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन उठाया और जो आपने क्वेश्चन उठाया वो इंटर रिलेटेड है। जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़। अगर आप पेडेस्ट्रियन की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट नहीं होगा। नंबर 1, दिल्ली में जो मैं स्पेशली कुछ शहरों की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में जितने भी फुटपाथ्स हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे इंजीनियर्स को फुटपाथ की डेफिनेशन भी आती है। फुटपाथ क्या होता है? कहीं पर 1 फीट का, 2 फीट का, 3 फीट का, कहीं पर बीच में ट्री प्लांटेशन बहुत कर दिया था फुटपाथ के ऊपर। बाद में एनजीटी का एक लॉ आया कि आपने 6 फुट खोदना है, पेड़ के चारों तरफ कच्चे छोड़ना है, सारे फुटपाथ खोद दिए। नाउ फुटपाथ जो है ना तो चलने के लायक हैं ना वॉकेबल हैं। बस स्टैंड्स पर अगर मैं लो फ्लोर वाली बसों की बात करता हूँ तो पेडेस्ट्रियन वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर आ रहा है, लेकिन मैं पब्लिक से क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने % बसें बस स्टॉप पर प्रॉपरली विद इन 1 फीट डिस्टेंस पर रुकती हैं? कितने % बसें, कितने % बसेस दिल्ली में लेन में चलती हैं? आई एम गिविंग यू द गारंटी कि अगर कोई सेंट्रल दिल्ली से लेकर अगर कुतुब मीनार तक ऑफिशियली विद पुलिस एस्कॉर्ट अगर लेफ्ट लेन में डेजिग्नेटेड लेन में अगर गाड़ी चलाकर दिखा दे हैवी व्हीकल बस,
I'll give that 1 lakh rupees to every driver. Because infrastructure is not allowing them to move in the left lane. There are number of trees, lane, sometimes I have seen 2-2 मीटर की lanes हैं, drivers कैसे चलेगा वो उसमें? Encroached है पूरी हमारी lanes, left lane, this is a normal observation. Every road, अगर 3 lane की अगर आप कोई भी road पर observation करेंगे तो left lane permanently encroached है and that is designated bus lane. आप कैसे चलाओगे? तो कहीं ना कहीं हमें अगर सिंपल जो पार्किंग की एक जो प्रॉब्लम है, वी हैव टू थिंक कि जो 3rd लेन है उसको पार्किंग प्लेस में कन्वर्ट किया जाए, बिकॉज इन्फोर्समेंट उसको हटवा नहीं सकता. मेरी नीड है कि मेरे पास जो मार्केट में बच्चे ने बोला कि मुझे अगर शॉप पर जाना है तो मुझे गाड़ी नियरेस्ट पार्किंग स्पेस चाहिए. IRC कोड बोलता है सर कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग डिस्टेंस 10 मीटर से ज़्यादा सड़क पर नहीं होनी चाहिए. Because definition of the zebra crossing is minimum shortest distance to cross the road for pedestrian. You can't blame pedestrian कि आप 200 मीटर दूर जाके खड़ी करके आओ, फिर वापस आओ वहाँ पर, फिर वापस वहीं पर जाओ, लगेज भी आपके साथ होगा शॉपिंग के बाद में, फिर आप लगेज लेकर जाओ. अगर आप अमेरिका और किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो आई थिंक 80% लेन पर सर वहाँ पर मेन रोड्स पर आपको पार्किंग स्पेस मिलेगा मार्केट एरियाज़ में. यहाँ पर वो हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं. अगर मार्केट दिया है तो आपको प्लेस देना पड़ेगा, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह देनी पड़ेगी ऑन रोड. तो वो चीज़ है कि सॉल्यूशन है. ट्रैफिक पुलिस पर भी एक सवाल उठता है. ट्रैफिक पुलिस के बारे में कहा जाता है मैम, क्योंकि आपने बरसों तक सेवा की है इस डिपार्टमेंट की, कि ट्रैफिक पुलिस वालों जो है वो उनका ध्यान चालान काटने पर ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक को सुगम बनाने का काम जो है वो नहीं करते हैं. क्या ये बात सही है कि अपनी जिम्मेदारी का वहन अगर ट्रैफिक पुलिस के लोग करें तो ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो? जैसा कि यहाँ पर अनुराग जी ने कहा कि निहित स्थान पर बस जो है बस स्टॉप पर नहीं रुकती है, 4 लाइन का भी ओपन होता ही नहीं है. इसकी वजह ये है कि वहाँ पर इसलिए नहीं रुकती है बस स्टैंड पर क्योंकि पहले से ही 3-4 अलग अलग वाहन खड़े होते हैं. बस के लिए जगह ही नहीं होती है बस स्टॉप पर, या तो वो आगे खड़ी होगी या पीछे खड़ी होगी या बीच में ही खड़ी होगी, और जब बीच में खड़ी होती है तो एक लंबा ट्रैफिक जाम. मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि बस बिल्कुल प्रॉपर जगह पे नहीं खड़ी होती. उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे ऑटो भी बिल्कुल बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, हमारी ई रिक्शा भी बस स्टॉप पे इवन कई बार मैंने देखा है कि प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो किसी को लेने आते हैं वो भी बिल्कुल वो ये नहीं देखते कि बस ने भी आके रुकना है यहाँ पर. मैंने भी बहुत नज़दीक से हर चीज़ को देखा है. वो बिल्कुल नहीं, वो ये नहीं सोचते बस रुके भी, कोई उतरेगा भी, कोई हिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और ये आप देख सकते हैं, कभी भी आप जाओ तो कभी ध्यान करना. दूसरा आपने एक और क्वेश्चन पूछा था. मैं ये कह रहा था कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें तो ऐसा होना. ऐसा है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स का हमेशा हर मीटिंग में हमेशा से डायरेक्शन यही होती है कि फर्स्ट रेगुलेशन, ट्रैफिक पुलिस का मेन काम रेगुलेशन है. उसके बाद अगर ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, सब कुछ है, फिर आपको प्रोसिक्यूशन भी करना है. वो भी तो दिखाना है ना, प्रोसिक्यूशन भी करना है. अगर हम प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नहीं करेंगे, आप चालान मत करो, आपके सामने ड्रंकन ड्राइव भी जा रहा है, आपके सामने रेड लाइट जंप करता हुआ धड़ाधड़ जा रहा है, आप आराम से देख रहे हो, आप अगर वो चालान नहीं करेंगे तो और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगी. अब एटलीस्ट थोड़ा सा तो है कि अगर तुमने रेड लाइट जंप कर ली ना तो 2000 का चालान है, थोड़ा सा तो है, ये भी चीज़ है. और ऐसा बहुत कम है कि जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक पुलिस उसमें लगे हुए. 1-2 हमारा स्टाफ बाकायदा रेगुलेशन भी करता है, ऐसा नहीं है. कई बार हो जाता है. मैं भी क्योंकि यहाँ पर जरूर कार्यक्रम को एंकर कर रहा हूँ, आम व्यक्ति ही हूँ, आम लोगों में से ही आता हूँ. देखा है घंटों ट्रैफिक जो है एक दूसरे से फंस जाता है, लंबा जाम लग जाता है. आप कॉल करते रहते हैं ट्रैफिक पुलिस में, लगातार कॉल करते रहते हैं, 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, लेकिन एक भी ट्रैफिक हवलदार वहाँ पर नहीं आता है. लेकिन जब चालान काटने की बारी आती है तो पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं. ये एक सवाल है जी. इसमें एक छोटा सा मैं बोलना चाहता हूँ. इट इज़ नॉट एवरीथिंग शुड बी नॉट नेगेटिव अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन. ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कुछ नहीं, मैंने ये नहीं, आई माई सेल्फ एज पार्टी टू सम अदर थिंग्स लाइक ये लोग टेक्निकल कमिटी ऑफ दिल्ली पुलिस में कई दफ़ा इन लोगों का मैंने मदद किया हूँ. उसमें मैंने देखा हूँ दैट स्पेशली डूइंग इट फॉर दैट दिस वन नो लाइक ITS installation.
So through that, police have advanced so much. It's not that हर बार चलान के थ्रू सड़क में होकर चलान कर रहा है. उसके लिए वो लोगों ने both speed enforcement system, that is over speed violation system, as well as red light violation system. इसमें आपको किसी को भी आया होगा चलान, अगर if you over speed done beyond a certain stipulated speed, के कुछ जगह में 50 है, कुछ जगह में 60 है, उसका अपना आप से आपको घर में चलान आ जाएगा. ऐसा करके मैं पूरा ये तो किया है. मैं तो यही उन्हें वो सही किया ना, वो आदमी जो वो तो गलती ठीक कर रहा है उसको किया है. चलान करने का उनका वो तो अधिकार है. सड़क में करके नहीं कर रहा है. जी. दे आर डायरेक्टली ठीक है. ऑटोमेटिकली इसमें तो तकनीक का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम को हटाने में तकनीक का इस्तेमाल हम लोग क्यों नहीं कर रहे? उनका कोई नहीं है ना, सीधा ही अपना आप से टेक्निक के हिसाब से आ रहा है. वो पुलिस उसमें सड़क मैं में, वही कह रहा हूँ, सड़क में देखभाल सर नहीं यही करेगा कह रहा हूँ उससे. कि ट्रैफिक जाम को सुधारने में हम लोग तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन लाइसेंस जब्त करने में या फिर आपका चालान काटने में हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. हम लोगों ने जो है सीसीटीवी लगा दिए हैं, हमने सीधे जो है आपको मेल करना शुरू कर दिया है. सही बात है. आपको ट्रैफिक कंजेशन जो हो रही है उसका सिग्नल कोऑर्डिनेशन करना है. उसके लिए धीरे धीरे काम भी हर एक शहर में चल रहा है. आप देखेगा तो मुंबई में जैसा आइलैंड एरिया मुंबई में सिग्नल कोऑर्डिनेशन का, जहाँ पे आप आइलैंड एरिया में जाएगा तो उधर सिर्फ कार, टू व्हीलर, बस और ट्रक के अलाउड है. टू व्हीलर बिल्कुल सॉरी ऑटोस नॉट अलाउड है. तो वैसा वाला में सिग्नल कोऑर्डिनेशन भी करता है. ऐसा दिल्ली में भी पूरे का पूरा एक प्लान पूरा चल रही है. करीबन 1300 सिग्नल्स को धीरे धीरे सिग्नल कोऑर्डिनेशन करना है करके. वो सिग्नल हमारा ट्रैफिक हेटेरोजेनिटी है, मतलब हर तरीके का ट्रैफिक सड़क में जाता है. आजकल ई रिक्शा भी शामिल हो गया. तो उसके हिसाब से आपको सिग्नल कोऑर्डिनेशन करके धीरे धीरे करना है. उसको जो भी सड़क को देखभाल करने वाला एट द एंड ऑफ द डे पुलिस मनी है. आपको जो भी देखना है तो पुलिस. चलिए समय समाप्त हो रहा है. एक एक टिप्पणी आखिरी कि क्या कुछ करना बाकी है. देखिए, ये मैं तो एक प्रोफेशन से आता हूँ. ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो रोड का जो डिज़ाइन है, जो उसका आर्किटेक्चर है, रोड का डिज़ाइन, वो कहीं ना कहीं प्रोवोक करता है किसी गलती को, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. जी जी अनुराग जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवोक करता है, एक हमारे चारों तरफ जो प्रोवोकेशन मैंने पहले बताया वो प्रोवोक करता है. दूसरा सिर्फ इन्फोर्समेंट इज़ द सॉल्यूशन, प्रॉपर इन्फोर्समेंट. और जो एक रेगुलेशन की बात आती है तो शायद हमें वो शब्द निकाल देना चाहिए डिक्शनरी में से. वहाँ पर मैनेजमेंट का अगर वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाए ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट, नॉट ट्रैफिक रेगुलेशन, उस दिन 90% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर नॉर्मल ट्रैफिक चैनलाइजेशन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाएगा. जी निर्मला जी, मेरा इसके बारे में कहना है, जब हम घर में डिसिप्लिन्ड हैं, हम स्कूल में डिसिप्लिन्ड है, कॉलेज में है, तो हम रोड पे डिसिप्लिन्ड क्यों नहीं है? और दूसरा ये, हमारी अपनी जान नहीं बचती, हम दूसरों के भी जान बचाते हैं. मैंने ऐसे स्टूडेंट बच्चे देखे हैं अपने सामने कि घर से कम जब वो निकलते हैं तो माँ बाप को चाहिए, बेटा स्कूटी पे जा रहा है हेलमेट पहन जा. घर से निकलते हैं जब माँ बाप को, अरे कहाँ जा रहे हो, रात तक नहीं आते. माँ बाप को ये नहीं पता, बुलेट का साइलेंसर हटा देते हैं. कितनी गाड़ियों का यंग बच्चों को तो पता है ना, माँ बाप को तो मालूम है ना. जब घर से जाती है वो, रात को आप सो रहे होते हैं, कभी आप भी देखते होंगे 11 साढ़े 11 बजे जब साइलेंसर हटी हुई गाड़ियाँ निकलती हैं बुलेट, कितना साउंड क्रिएट करती हैं. तो माँ बाप को भी पता है. तो हर चीज़ एक ही आदमी नहीं कर सकता, उसमें हम सबको मिलना पड़ेगा. सबसे ज्यादा पेरेंट्स, ये आपने जो है जी सबसे बड़ी बात ये कही है कि हम सबको मिलना पड़ेगा. सरकारें नियम बनाती हैं, न्यायाधीश, न्यायपालिका और जो है पुलिस विभाग जो है उस नियम का पालन करवाते हैं. लेकिन उस नियम का पालन हम करें, अपनी जिम्मेदारी एक आम नागरिक होने के नाते अपने शहर के बारे में समझे, अपने गली मोहल्ले के बारे में समझे और भागीदारी निभाते हुए उस कानून का पालन करें, तो संभवतः ट्रैफिक जाम खत्म तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा कम हो सकता है. और दूसरा आपने कहा, अलग अलग विभागों में भी सामंजस्य होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और हमारे रोड्स और हमारा फ्लाईओवर उसकी डिज़ाइनिंग को लेकर भी हमें बहुत गंभीर होना पड़ेगा. आप चारों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत सारे बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला. धन्यवाद. जनता जनार्दन का आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही. आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ. फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी. नमस्कार.